नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ससुराल में बहन की हालत देखकर जीजा को सबक सिखाने पहुँचे साले ने जब सुनी जीजा की बात तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ने को तो सुशीला के 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, मगर इस ढलती उम्र में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। पूरी जिंदगी दुखों में ही गुजर गई। उसका पति पहले ही शादीशुदा था, मगर शादी के कई सालों बाद भी कोई बच्चा न हुआ तो मदन की दूसरी शादी के लिए उसकी पहली पत्नी वंदना उस पर दबाव डालने लगी। मदन ने दूसरी शादी के लिए मना किया तो वंदना ने मदन की भावनाओं को कचोटते हुए कहा कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी ज़मीन जायदाद है, वह कौन संभालेगा? क्या ये सब लोगों के लिए छोड़ देंगे? बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा? शरीक तो पहले ही इस ताक पर बैठे होंगे कि कब दिन आएगा जब सब उनके हाथ लगेगा। उसकी बातें सुनकर मदन झुझला गया और उठकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अब रोज़ की बात हो गई थी। वंदना हर रोज़ कोई न कोई ऐसी बात कह देती कि मदन परेशान हो जाता। कभी कभी तो दोनों में झगड़ा भी हो जाता। वंदना बहुत जिद्दी थी। वह तब तक उसके पीछे पड़ी रही जब तक मदन ने हाँ नहीं बोल दी। बस फिर क्या था, वंदना किसी ऐसी लड़की की तलाश में जुट गई जिसकी शादी वह अपने स्टेशन मास्टर पति से करवा सके। काफ़ी दिन बीत गए मगर कोई भी लड़की उसके दिमाग में नहीं आ रही थी जो उसके सूने घर में रौनक ला सके, जिससे लोगों के मुंह बंद हो सके। अब रोज़ एक ही बात सुन सुनकर मदन को भी औलाद की कमी पहले से अधिक खटकने लगी थी। रह रह कर उसे यही ख्याल सताने लगा कि उसके सभी मित्रों के घर में बच्चे हैं, मगर एक वही बदनसीब है जिसका घर आंगन सूना है। वंदना का इलाज भी बहुत करवाया मगर उसकी कोख हरी न हो सकी। डॉक्टरों के मुताबिक वंदना माँ नहीं बन सकती थी। उधर सुशीला, जो कि वंदना की रिश्तेदारी में से तो थी ही, साथ ही वंदना की सहेली भी थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और वह अपने मायके में रहती थी। एक दिन बैठे बैठे वंदना के दिमाग में उसका ख्याल आया तो उसे लगा जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमक उठा हो। शाम को जब मदन ड्यूटी से घर आया तो वंदना ने जल्दी से 2 कप चाय बनाई और खुशी में झूमते हुए 1 कप पति की ओर बढ़ाया और अपना कप लेकर उसके सामने बैठ गई। क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हो? मदन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बस फिर क्या था, वंदना ने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। आप जानते हैं ना मेरी सहेली सुशीला? हाँ, क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या आपसे उसकी शादी की बात चला कर देखें? अगर उसके घर वाले मान जाएं तो? वंदना की यह बात मदन को भी अच्छी लगी। मगर उसके घर वाले मान जाएंगे क्या? मदन ने उत्सुकता से वंदना से पूछा। मैं सुबह मम्मी से बात करती हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे, देख लो, बोलकर मदन लेट गया और वंदना रात्रि के खाने का प्रबंध करने लगी। खाना बनाने के बाद दोनों ने दिन भर की छोटी छोटी बातें करते हुए खाना खाया। फिर वंदना ने रसोई समेटी और दिन भर की थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर वंदना ने घर के रोजाना कामकाज को निपटा कर माँ को फ़ोन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने माँ से पूछा कि सुशीला का रिश्ता कहीं हुआ कि नहीं? तो माँ ने कहा अभी तक तो नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। हाँ, माँ ने निराशा से कहा। ऐसे में रिश्ते कहाँ मिलते हैं जल्दी? 1-2 जगह देखा मगर बात नहीं बन पाई। बच्चों वाले ही मिल रहे हैं। माँ आप गलत न समझे तो मैं क्या कुछ बोलूँ? थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा। हाँ बोल, क्या कहना चाहती हो? माँ वो अगर आपके दामाद से। क्या कह रही हो वंदना? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वो तेरा पति है, तू सोच भी कैसे सकती है? तुम होश में तो हो ना? माँ ने गुस्से से एक ही सांस में बोला। हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मैंने इनसे भी बात कर ली है, इन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। वंदना बोलते हुए बुरी तरह रो पड़ी। उसे रोता सुनकर माँ की आंखें भी भर आई। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं बात करूँगी, मगर कल को जब उसके बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो तेरे प्रति मदन का व्यवहार बदल जाए या तुझे घर से निकाल दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इन पर माँ, बस आप बात करो। माँ ने सुशीला के घर वालों से फ़ोन पर बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उनके घर चलकर बातचीत करनी चाहिए। वंदना भी इसके लिए मान गई और कहा मैं भी साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, तू भी चलना, मदन से पूछ कर आ जाना किसी दिन, फिर चल पड़ेंगे। ठीक है माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन काट कर वो वहीं पर बैठी आने वाली ज़िंदगी के सपनों में खो गई।
अगले दिन वंदना माँ के साथ सुशीला के घर पहुँच गई। चाय पानी के बाद सुशीला वंदना को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में वंदना ने सुशीला के मन को टटोलने की कोशिश की, मगर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। उधर माँ ने सुशीला के घर वालों से मदन के साथ रिश्ते की बात कही तो सभी घर वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ ने अपनी बात को बहुत सलीके से सबके सामने रखा था, जो सबको अच्छी लगी थी, मगर सुशीला की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी अब ये जानना भी जरूरी था। शाम को वंदना और माँ घर वापस आ गई और सबको मशवरा कर बताने के लिए बोला। रात्रि के भोजन के बाद माँ और भाई ने सुशीला से पूछा तो वह सजल आंखों से उनकी ओर देखने लगी। तो भाई ने प्यार से कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। सुशीला कुछ बोल पाती उससे पहले ही भाभी बोल पड़ी, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा भला, बच्चा भी नहीं है और वंदना इसकी सहेली भी है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझती भी हैं और सामने से वो खुद रिश्ता मांग रहे हैं, और क्या चाहिए, बाकी इसकी इच्छा है। इतना बोलकर एक तरह से फैसला थोप दिया गया था। जैसे आप सभी को ठीक लगे कर लें, सुशीला ने भर्राए गले से जवाब दिया। तो बस फिर ठीक है, इससे पहले कोई गड़बड़ हो कल बात पक्की कर देते हैं, भाभी ने लगभग उछलते हुए कहा। सब इस बात पर सहमत हो गए और अपने अपने कमरों में सोने चले गए, मगर सुशीला की आंखों से तो नींद जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, जिसे पोंछने के लिए तकिए के अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह बातचीत करने के बाद हफ्ते भर में शादी की बात पक्की कर दी गई। वंदना और मदन इस बात से बहुत खुश थे। शादी का दिन आया तो सादा सी रस्मों से शादी कर सुशीला की विदाई कर दी गई। वंदना सुशीला के साथ बहुत प्यार से रहती। सुशीला को भी अब लगता कि शायद सब ठीक हो गया। शादी के 3 महीने बाद जब सुशीला के पेट से होने की बात पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। घर में नया मेहमान आने वाला था। वंदना सुशीला का बहुत ख्याल रखती। समय बीता, सुशीला ने बेटी को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही वंदना ने अपनी देख रेख में रखा। सुशीला को उसके पास नहीं आने दिया जाता था। जब पति से सुशीला कुछ कहना चाहती तो उसे वह कहता कि तुम मुंह बंद रखा करो, इसी में ही बच्ची की भलाई है, घर में ही तो है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बच्ची से हाथ धोना पड़े। सुशीला भी डर के मारे चुप तो हो जाती, मगर खुद को ठगा सा महसूस करती। सुशीला बेटी को गोद में उठाने के लिए तरसती रहती, मगर वंदना उसे पास न भटकने देती। कभी कभार चोरी छिपे दुलार कर लेती, फिर अकेले में बैठ घंटों अपनी बदनसीबी पर रोती रहती, मगर अपना दर्द किसे सुनाती। कोई भी तो नहीं था जो उस बदनसीब माँ की ममता को समझ पाता। दूसरी बार फिर उसने बेटी को जन्म दिया तो सोचा इस बार तो बच्ची उसके पास रहेगी, बड़ी को वंदना मेरे पास नहीं आने देती, अब की बार मैं बेटी देने से साफ मना कर दूंगी। और उसने किया भी ऐसा ही। सुशीला शायद ये नहीं जानती थी कि वंदना उससे भी 2 कदम आगे की सोचे बैठी है। वंदना ने अपना दांव खेलना शुरू किया। मदन काम से आया तो उसके खूब कान भरे और जहर खाकर जान देने तक की धमकी दे डाली, जिसे सुनकर मदन घबरा गया। उसने सुशीला की मिन्नत की कि बेटी वंदना की गोदी में डाल दो, नहीं तो पूरी बिरादरी में हमारी थू थू होगी। कहीं सच में उसने ऐसा किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बच्चियां घर में ही हैं और फिर तुम तो वंदना को जानती ही हो, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। जब वह ये बातें कर रहे थे तो वंदना दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी और उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बोली, अगर बच्ची नहीं मुझे मिली तो मैं दोनों बच्चियों को ख़त्म कर खुद भी मर जाऊंगी। ये सब सुनते ही सुशीला और मदन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। मदन ने नन्ही सी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अगले ही पल बच्ची वंदना की बाहों में थमा दी। सुशीला खून के घूंट पीकर रह गई। एक बार फिर उसकी गोद सुनी हो गई। सुशीला अब उदास और चुप चुप रहने लगी थी। उधर वंदना दोनों बेटियों को संभालती और हर संभव प्रयास करती कि सुशीला उनसे दूर रहे। बड़ी बेटी कुसुम अब 5 साल की हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। वह वंदना को ही अपनी माँ समझती थी और छोटी सुमन भी कभी उसे माँ कहकर तो नहीं पुकारती थी, मगर कभी कभी उसे देखकर मीठा सा मुस्कुरा देती, जिसे देखकर सुशीला को बहुत सुकून मिलता। एक दिन सुशीला ने सुमन को वंदना से आंख बचाकर इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से उसका माथा चूमकर उसे खाने के लिए बिस्किट दिया और कहा, दोनों बहनें मिलकर खा लेना। जैसे ही सुमन पीछे की ओर पलटी तो वंदना को खड़ा देख डरते हुए बोली, वो माँ, इन्होंने मुझे ये दिए हैं। वंदना ने सुमन के गाल पर जबरदस्त चाटा रसीद करते हुए कहा
कितनी बार बोला है कि किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाना, कभी देखा नहीं कुछ, चल अपने कमरे में। उसकी कड़क आवाज़ सुनकर सुमन अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वंदना ने सुशीला को खूब खरी खोटी सुनाई। हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सुशीला को बातें सुननी पड़ती। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था और सुशीला तीसरी बार माँ बनी। उसने बेटे को जन्म दिया था। घर में खुशी का माहौल था, मगर सुशीला के पास खुश होने की कोई वजह न थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मशीन बनकर रह गई थी। सुशीला का दर्द सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही उसने किसी को बताया ही था। मायके भी कभी कभार जाती और वो भी वंदना साथ में ही आती, और वंदना सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वो दोनों सगी बहनें हों। सुशीला के घर वाले भी यही समझते थे कि वह अपने घर में बहुत खुश है। समय बीत रहा था। वंदना तीनों बच्चों की देख रेख का ख्याल खुद रखती थी, तो जाहिर सी बात थी कि बच्चों का मोह भी वंदना के साथ ही था। अब सुशीला की हालत घर में फालतू बड़ी वस्तु जैसी थी जिसे कोई भी ठोकर मार सकता था। धीरे धीरे वंदना को उसका घर में रहना भी खटकने लगा। उसने मदन पर दबाव डाला कि सुशीला को गांव के बीचों बीच जो पुश्तैनी मकान है उसमें भेज दिया जाए। मदन ने इस बात का विरोध किया, मगर उसकी एक न चली। आखिर सुशीला को उस घर में जाना ही पड़ा। सुशीला को एक और झटका लगा। बच्चे उसकी आंखों से भी दूर हो गए। वह सारा दिन रोती रहती। फिर एक दिन सुशीला के भाई को किसी से सुशीला की इस हालत के बारे में पता चला, तो वह उससे मिलने वहां पहुंचा। अपनी बहन की दशा देखकर खून के आंसू पी कर रह गया। उसने सुशीला को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर सुशीला ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, भाई आप जाओ, जो मेरी तकदीर में था वो हो गया, आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। भाई की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मगर सुशीला तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसने कहा, ये हमारा घर का मामला है, आप इसमें दखल न देना और आज के बाद आप यहाँ मत आना। अब आप यहाँ से जाओ। मगर सुशीला, तुम इन हालातों में यहाँ कैसे? क्या हुआ है मेरे हालातों को? क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा मरा मुँह देखोगे। सुशीला के भाई ने उसका ये रूप पहले कभी न देखा था। उसकी ये सब बातें सुनकर वह वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया, मगर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने मदन से मिलकर बात करने की सोची। अगले दिन भाई सीधे मदन के दफ्तर पहुंच गया। उन्होंने जब मदन से बात की तो पता चला कि मदन की हालत चक्की के दो पाटों के बीच फंसे दाने जैसी है, क्योंकि वंदना उसे तरह तरह की धमकियां देती है। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मदन को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह सुशीला को तलाक दे दे। अब इस घर परिवार को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर घर में हर रोज कलह होने लगा। मदन इस बात के लिए राजी न था। उसने साफ कह दिया कि जो तुमने कहा मैंने किया, मगर अब और नहीं। वंदना ने सातिर दिमाग से चाल चली और सीधे सुशीला के पास उसके घर तलाक के पेपर लेकर जा धमकी और बोली, सुशीला, इन पेपरों पर साइन कर दो, जो कुछ थोड़ा बहुत लेना हो ले लेना। अब कौन से पेपर साइन करवाने आई हो वंदना? अब मेरे पास क्या है? सब कुछ तो तुमने छीन लिया, अब और क्या चाहती हो? तलाक। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से पेपर साइन करो और मैं यहाँ से जाऊँ। सुशीला ने उसके हाथ से पेन और पेपर पकड़े और साइन कर पेपर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। तुम मुझे क्या दोगी? तूने तो मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा परिवार भी छीन लिया। मुझे तुम्हारे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। सोच कर देख क्या किया आज तक तुमने। वंदना चेहरे पर एक कटु सी मुस्कान लिए बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर आ गई और सुशीला, जो आज अपना सब कुछ हार चुकी थी, औंधे मुँह बेड पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वंदना ने तलाक के पेपर मदन को दिखाते हुए कहा कि आज के बाद आप सुशीला को मिलने नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने तलाक के पेपर साइन करवा लिए हैं। क्या? मदन ने हैरानी और गुस्से से पूछा। वंदना, ये सब तुमने ठीक नहीं किया। तुम इतनी गुरी हुई हरकत कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मदन को सच में बहुत बुरा लगा था। मैं अब आपको उसके साथ और नहीं बांट सकती। आप केवल मेरे हो, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। वंदना बोली, अरे सब कुछ तेरा ही तो था। उस गरीब के पास क्या था? अब भगवान से डर, कुछ तो सोचा होता उस बदनसीब के बारे में। बच्चे तक तो तुमने छीन लिए, और तू बच्चों के दिल में भी उसके खिलाफ जहर घोलती रहती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो वंदना? मदन गुस्से से लाल पीला हो रहा था, मगर वंदना पर इसका कोई असर नहीं था। मदन ने गुस्से में रात्रि का भोजन भी नहीं किया। सुबह होते ही मदन सुशीला को मिलने उसके घर पहुंच गया। सुशीला की हालत देख मदन का कलेजा मुंह को आ गया। घर खुला पड़ा था, वह फर्श पर पड़ी थी और बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था वो रात भर नहीं सोई थी।
सुशीला, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना। मदन की आवाज़ सुनते ही सुशीला भागकर मदन से लिपट कर रोने लगी। आज मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं उन्हें लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँगी, और कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। कहते कहते वो बेसुध हो गई। मदन भागकर अंदर से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे तो उसे सुध आई। सुशीला, खुद को संभालो। मदन ने उसे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पानी का गिलास उसे थमाते हुए पूछा, तुमने तलाक के पेपर क्यों साइन किए? एक बार मुझे तो पूछ लेती। पूछने से क्या होता, होना तो वही था जो आज तक होता आ रहा है। इस बात का मदन के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तूने तलाक के पेपर साइन कर दिए हों। मेरे लिए तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सुशीला एक टक बिना कुछ बोले मदन को देखती रही। मदन सुशीला का हाथ पकड़ कर बोला, अब उठो और कुछ खाने के लिए बनाओ, मैं भी खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। सुशीला ने बेमन से उठकर खाना बनाया और फिर दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद मदन वंदना और बच्चों के पास गांव से बाहर बने आलीशान मकान में आ गया। इसी खींचातानी में सबकी जिंदगी गुजर रही थी। मदन महीने में 1-2 बार सुशीला के पास जाता और राशन पानी दे आता था। बच्चे बड़े हो रहे थे। कुसुम और सुमन कभी कभी चोरी छुपे सुशीला को मिलने आ जाती थी, मगर बेटा पंकज कभी नहीं आता था। वो तो सुशीला को फूटी आग देखना भी पसंद नहीं करता था और वंदना को खूब मानता था। कुसुम और सुमन अब कॉलेज जाती थी। पढ़ाई में तीनों बच्चे काफ़ी होशियार थे। मदन अब थोड़ा बीमार सा रहने लगा था। रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रही थी और कुसुम भी शादी लायक हो गई थी। कई अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। अंततः एक अच्छे घर के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई, जो कि पेशे से प्रोफेसर था। शादी में मदन की जिद के चलते सुशीला को शामिल तो किया गया, मगर उसका शादी में होना ना होने के बराबर था। सुशीला के दिमाग पर अब इसी बीती हुई जिंदगी का प्रभाव दिखाई देने लगा था। वो अक्सर अकेले में ही बड़बड़ाती रहती। उसका बीपी भी काफ़ी बढ़ने लगा था। वो ढंग से खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी तो पूरा दिन ही वो बेड पर पड़ी रहती। आस पड़ोस के लोग उसे कभी कभी खाना दे जाते थे और मदन और वंदना को उसकी इस हालत के लिए कोसते भी। उधर एक दिन मदन अचानक हृदयाघात के कारण चल बसा, जिसका सुशीला के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी हालत बद से बदतर हो गई, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल पागल थी। कभी कभी वो अच्छी भली होती थी। जब बेटे को नौकरी मिलने की खबर उसे मिली तो वो बहुत खुश हुई थी। अड़ोस पड़ोस सबको उसने बड़े चाव से बताया कि मेरा बेटा अफसर बन गया है। गली से गुजरते हुए एक बुजुर्ग के मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह रे ऊपर वाले तेरे रंग। एक और इस बदनसीब माँ की ममता और दूसरी ओर नालायक औलाद, जिसने कभी इन बदनसीब माँ की ओर झांकने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। मदन की मौत के 2 साल बाद सुमन और पंकज की भी शादी हो गई। सुमन और कुसुम भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करती थी। वो जब मायके आती तो सुशीला से भी मिलती थी, मगर वंदना और पंकज से चोरी छिपे। दामाद भी मिलने आते, मगर इस बात की भनक वंदना और पंकज को न जाने कहाँ से लग गई कि पंकज ने सख्ती से सबको उससे मिलने से मना कर दिया। वंदना ने भी बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई उस शाही फरमान को तोड़ने की। एक दिन सुशीला का बीपी इतना बढ़ गया कि वो गली में चलते चलते गिर गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए और बेटे को भी किसी ने बताया कि तेरी माँ अस्पताल में है, मगर उसने अस्पताल जाने से यह कहकर मना कर दिया कि सुशीला उसकी माँ नहीं है। सुशीला को अस्पताल में देखने वाला कोई नहीं था और न ही उसके पास इलाज के लिए धन था, लिहाजा उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे अपनी कोई सुध नहीं थी। वो वहीं बाहर एक बेंच पर बैठे अकेले ही बड़बड़ा रही थी। सुबह से शाम हो गई। कपड़ों में ही मलमूत्र होने की वजह से मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। आते जाते लोग उसे देखकर मुंह सिकोड़ कर देखते हुए निकल जाते। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन शाम को एक सज्जन पुरुष को उस पर दया आई। उसने पहले सुशीला से बात करने की कोशिश की, मगर सुशीला ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसने अपने फ़ोन पर एक आश्रम का नंबर डायल किया और उन्हें सुशीला के बारे में बताया। कोई 1 घंटे बाद आश्रम के लोग आए। उन्होंने भी उससे बात करने की कोशिश की, मगर उन्हें भी कोई सफलता न मिली। उसे खाने के लिए बिस्कुट का पैकेट दिया गया। पैकेट पकड़ते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? आश्रम की टीम के मेंबर गुरप्रीत सिंह ने पूछा। तो सुशीला धीरे से बोली, मेरे बेटे को मार डाला। किसने माँ? फिर उसने पूछा। तुमने। जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। तुमने तलवार से उसका सिर काट दिया।
ये देख मेरे बेटे का धड़, और वो देख उसका सिर कैसे तड़प रहा है। मेरा बेटा तू खूनी है, सत्यानाश हो तेरा। वो रोते हुए निरंतर गालियाँ दे रही थी। गुरप्रीत ने प्यार से कहा कि माँ, मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, चल तुझे तेरे बेटे से मिलवाता हूँ, वो जिंदा है। सुशीला रोते रोते एकदम चुप हो गई और बोली, सच में? हाँ माँ, कहते हुए उसका गला भर आया। चल बेटा जल्दी चल, कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। टीम के सभी मेंबर भी साथ में आकर गाड़ी में बैठ गए और उसे आश्रम लाया गया। वहां पहुंचकर सुशीला को नहलाया गया, कपड़े बदल कर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि सुशीला को सदमा लगने के कारण दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये अपने जीने की इच्छा खो चुकी हैं। इन्हें बहुत देख रेख की ज़रूरत है। दवाई के साथ साथ उसे खुशनुमा माहौल और अपनों का साथ और प्यार भी चाहिए। उसे इंजेक्शन भी दिया गया ताकि उसे नींद आ सके। इंजेक्शन लगने के बाद वो सो गई। लगभग 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में सुधार आया और उसे छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे आश्रम लाया गया। वहाँ और भी समय और अपने के सताए हुए लोग थे। सुशीला को दवाई लेने के कारण रात्रि को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह वो जल्दी उठ गई। अनजान सी जगह थी। उदास मन से बैठकर भगवान को याद करने लगी। कुछ देर बाद सब लोग उठ गए। शाम को चाय नाश्ता दिया गया। गुरप्रीत सुशीला के लिए खुद नाश्ता लेकर आया और प्यार से बोला, माँ नाश्ता कर लो, और फिर वो उसकी बगल में बैठ गया। सुशीला चुपचाप चाय पीने लगी। गुरप्रीत ने धीरे से पूछा, माँ आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा, उनके बच्चे हैं। एक डायन भी है जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, बहुत खतरनाक है वो। कहते हुए सुशीला बुरी तरह से रो पड़ी। वो मेरे बच्चों को मार देगी, मेरे बेटे को फांसी हो गई, जल्लाद ने उसका गला काट कर फेंक दिया है। किसी ने उसका गला नहीं काटा माँ, वो ठीक है। मैंने उसके साथ बात की थी फ़ोन पर। क्या कहता है? वो आएगा मुझे लेने? सुशीला की ये बात सुनकर गुरप्रीत बोला, माँ उसने आने से मना कर दिया। हाँ वो बहुत बिजी रहता है ना, पंचायत अफसर है मेरा बेटा। तू ऐसा कर, तू मुझे उसके पास ले चल, या फिर मुझे बस में बिठा दो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, थोड़ा आप ठीक हो जाओ फिर चलेंगे, कहकर दिलासा देते हुए वो सोचने लगा कि बेटा कितना बदनसीब है, और माँ उससे भी ज़्यादा। औलाद होने के बावजूद वो धक्के खाती फिरती है। अब रोज़ की बात हो गई थी। सुशीला या तो पाठ करती रहती या फिर रोती रहती। कभी आश्रम के गेट पर बैठी रहती, आते जाते लोगों को बोलती, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। बेटे को आश्रम की ओर से बहुत संदेशे भेजे गए, मगर वो नहीं आया। फिर एक दिन सुशीला की बेटियों को भी फ़ोन किया गया। उन दोनों ने भी कहा, हम मजबूर हैं, नहीं आ सकती। फिर एक दिन सुशीला को लेकर उसके बेटे से मिलवाने आश्रम की टीम बेटे के पास उसके गांव गई, मगर उसने यह कहकर सुशीला से मिलने से इनकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ वंदना मर चुकी है, उसे मरे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं इस औरत को नहीं जानता, आप यहाँ से जा सकते हैं। पंकज की ये बात सुनकर सुशीला का कलेजा मुँह को आ गया, मानो ममता ने दम तोड़ दिया हो। गुरप्रीत ने पंकज को समझाना चाहा और कहा, आपके पिता ने इनसे शादी की थी, मगर पंकज के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव न पड़ा। वो कहने लगा कि तलाक हो चुका है, हमारे पास सबूत है। अगर इसे थोड़ा सा भी लगाव होता तो ये हमारे पिता को तलाक नहीं देती, हमें खुद पालती। मगर इसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। जिसने हमें पाला पोसा, एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाई, वही मेरी माँ है। आप लोग यहाँ से चले जाओ, ये औरत किसी की माँ नहीं हो सकती। उधर उसकी ये बातें सुन सुनकर सुशीला के कान फटने लगे। कितना जहर घोल दिया है वंदना ने इसके दिल में मेरे लिए। गली में काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। गुरप्रीत ने उनसे बात करनी चाहिए, मगर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। इतने में सुशीला ने गुरप्रीत को बाजू से पकड़ा और कहा, चलो बेटा। वो असहाय सा सुशीला और बाकी टीम के साथ गली से गुजर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये बहुत भली हैं, इनका ख्याल रखना। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दी ऊपर वाले ने, जो माँ होकर भी माँ नहीं। कहते हुए उसका गला भर आया। गुरप्रीत ने बगैर कुछ भी बोले हाथ जोड़े और सुशीला को गाड़ी में बैठाकर वापस चला आया। अब सुशीला गुमसुम सी बैठी रहती, किसी से कोई शिकायत न थी। पाठ करती या फिर बैठे बैठे रोती रहती। ज़्यादा रोने से आंखें भी खराब होने लगी। अब वो गुरप्रीत को भी बद्दुआएं नहीं देती थी। जब वो उससे बात करता तो आराम से जवाब देती। एक दिन अचानक सुशीला को दौरा पड़ा, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि दिमाग पर काफ़ी तनाव होने की वजह से यह सब हुआ है।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्हें इस समय अपनों की बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अगले दिन सुबह जब गुरप्रीत सुशीला को दवाई देने लगा तो सुशीला बोली, बेटा एक बात करनी थी तुमसे। कहो माँ, क्या कहना है? बेटा, मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे ससुराल में हो। तुम यह आखिरी उपकार मुझ पर कर देना। माँ, अब ठीक हो जाओगी, ऐसी बात मत करो। नहीं बेटा, बता, मेरी इच्छा पूरी करेगा ना? कहते हुए वो छोटे बच्चे की तरह फपक फपक कर रो पड़ी। बहुत मुश्किल से उसे चुप कराया गया। कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर सुशीला को दौरा पड़ा। उसके शरीर को लकवा हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब गुरप्रीत को सुशीला की अंतिम इच्छा का ख्याल आया। उसने गांव के मुखिया से फ़ोन पर बात की और सुशीला की मौत की खबर के साथ ही उसकी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया। तो मुखिया ने कहा, आप लोग लाश ले आओ। गांव के धार्मिक स्थल से गांव को सुशीला की मौत और संस्कार के बारे में सूचित किया गया। गुरप्रीत और आश्रम के कुछ और लोग सुशीला की लाश लेकर शमशान घाट पर गए। पूरे रीति रिवाज से सुशीला का संस्कार किया गया। गुरप्रीत ने चिता को मुखाग्नि दी। चिता की आग की लपटें आसमान की तरफ ऐसे उठ रही थी मानो आखिरी समय सुशीला बेटे को देखना चाहती हो। गांव के जितने भी लोग शमशान घाट में आए, सबकी जुबान पर एक ही बात थी। बहुत सब्र वाली थी बेचारी। औलाद को जिंदा रखने के लिए बदनसीब ने अपनी ममता का ही बलिदान दे दिया। चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। आज एक माँ की मृत्यु नहीं हुई थी, आज एक स्वार्थहीन ममता ने भी दम तोड़ दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।